अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं फिर रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2022, पेपर 2 वेरिएंट 2, फुल फ्लैश 15 मार्क्स का एक रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। एन लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2022। इसके अंदर हमारे पास काफी सारे ट्रायल बैलेंस के एलिमेंट्स गिवन है। सर आपकी इसमें सबसे स्क्रीन पहली चीज शेयर हमारे नहीं आ पास। रही। अच्छा जी, तो क्वेश्चन इज फ्रॉम मई जून 20 अक्टूबर नवंबर 2022। एन लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2022। सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर्स गिवन है। देन उसके बाद हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी गिवन है, कैश इन हैंड करंट एसेट गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट एसेट गिवन है, फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास एक्सपेंस गिवन है। देन ओपनिंग इन्वेंट्री अगेन करंट एसेट गिवन है लेकिन ओपनिंग डेट का गिवन है। एंड उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग डिबेंचर्स क्या एक्सपेंसेस होता है और कितने। 6% क्यों है? डिबेंचर्स ये इट्स नॉन करंट लायबिलिटी। जिस तरीके से आपका बैंक लोन होता है उसी तरीके से आपका डिबेंचर होता है। बैंक लोन आप बैंक से ले रहे हो तो डिबेंचर्स आप नॉर्मली लोगों को इशू कर रहे हो, तो जो भी लेट्स से अगर आपकी कंपनी में आपको कोई उधार बंदा देना चाह रहा है, एक रैंडम बंदा, तो आप उसको एक सर्टिफिकेट इशू करते हो विच इज डिबेंचर्स, जिसमें आप उससे इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हो, आप उससे उधार ले रहे हो और उस उधार के बदले आपका जो भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे कि इस केस में 6% है, वो उसको आप पे करते रहोगे। तो सिमिलर, ऑपरेटिंग बैंक लोन की एक्सपेंसेस सिमिलर एक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर होता है। इट्स अ नॉन करंट लायबिलिटी, हर साल इंटरेस्ट पे करता है जब तक आप प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं कर देते। बिल्कुल सही। सिमिलर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद अदर पेबल्स गिवन है 4300 के, अदर रिसीवल्स है 6080 के, परचेजेस है 1,72,000 का, रेवेन्यू है 292,000 का, ट्रेड पेबल्स 10,100 एंड देन ट्रेड रिसीवल 10,800। फिर आगे हमसे कहा हुआ है कैश सेल्स अकाउंटेड फॉर 20% ऑफ रेवेन्यू, यानी ये कह रहा है जो टोटल रेवेन्यू आपका 2,92,000 है, इसमें से 20% जो है वो कैश सेल है, तो यानी कि बाकी का रिमाइंडर 80% ऑटोमेटिकली क्रेडिट सेल हो गया। और फिर कहते हैं कैश परचेजेस अकाउंटेड फॉर 25% ऑफ परचेजेस, यानी कि आपकी टोटल परचेज अगर 172,000 की है तो 25% जो है वो आप की कैश परचेजेस हो गई, तो ऑटोमेटिकली 75% आपकी क्रेडिट परचेजेस हो जाएंगी। देन हमसे कहा हुआ है कैलकुलेट द फॉलोइंग एफिशिएंसी रेशियो शोइंग द फॉर्मूला यूज्ड। सबसे पहले कहा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। ये मल्टीप्लाई बाय 365 लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 365। तो हमारे पास सबसे पहले क्लोजिंग डेट पे ट्रेड रिसीवेबल कितने के गिवन थे, 19800, 19,800 के हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है। क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल रेवेन्यू 2,92,000 का है, उसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय अगर 80% कर देंगे, क्योंकि अगर 20% कैश सेल्स है तो 80% क्रेडिट है, तो टोटल रेवेन्यू को 80% से मल्टीप्लाई कर दिया, आई विल गेट द क्रेडिट सेल्स, डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 360, आई विल गेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर व्हिच इज कमिंग अप टू बी एज 31 डेज। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर क्या बताता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ when you made the sales on credit, how much time is does it going to take you to receive that money from the trade receivable। तो ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर आप एवरेज बेसिस पे जब किसी कस्टमर को उधार पे माल बेचते हो तो 31 डेज के अंदर आप उससे वो पैसा रिकवर कर लेते हो। देन ट्रेड पेबल टर्नओवर भी डेज में मांगा हुआ है, अगेन बहुत सिंपल फॉर्मूला है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 365। ट्रेड पेबल हमारे पास थे 10,100 के, डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस, अगर टोटल परचेजेस 1,72,000 की हैं और 25% कैश पे हैं तो ऑटोमेटिकली 75% क्रेडिट पे होंगी। तो हमने बोला ट्रेड पेबल 10,100 डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस विच इज 1,72,000 टाइम्स 75%, और उस पूरे फॉर्मूला को यानी पूरा जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई बाय 365 किया, तो आई गॉट दी ट्रेड पेबल टर्नओवर एज 29 डेज। देन नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहता है कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर सबसे पहले वो हमसे करंट रेशियो कहता है। करंट रेशियो बहुत आसान है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तमाम करंट एसेट्स को इंक्लूड करना होगा, तो हमने यहाँ पे करंट एसेट्स अपने लिख लिए थे, कैश इन हैंड करंट एसेट है उसको लेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री करंट रेशियो निकालते वक्त नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग द रेशियोज एट द एंड ऑफ द ईयर, वी कैलकुलेट द रेशियोज एट द एंड ऑफ द ईयर, और इन्वेंट्री की सिर्फ फिर क्लोजिंग वाली फिगर जाएगी, ओपनिंग वाली फिगर तो खत्म हो गई ना, वो तो अब वैलिड नहीं रही। इसी तरीके से हमारे पास अदर रिसीवेबल्स है वो भी करंट एसेट है वो भी जाएगा, एंड ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट है वो भी जाएगा, तो 650 प्लस 64,800
प्लस 6080 प्लस 19800, ये हमारे करंट एसेट्स हो जाएंगे, यहाँ पे चारों आ गए। एंड देन करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लाइबिलिटी, उसके बाद हमारे पास अदर पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी, एंड देन ट्रेड पेबल, तीन हमारे पास करंट लाइबिलिटीज है, तो ये तीनों करंट लाइबिलिटीज भी ऐड हो जाएगी। दोनों को डिवाइड कराएंगे, वी गॉट द करंट रेशियो एज 2.08:1, जो कि क्या बताता है, जो कि बताता है कि हर $1 की करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए बिजनेस के पास कितना पैसा अवेलेबल है, बिजनेस के पास $2.08 अवेलेबल है। फिर हमसे क्या कहता है मतलब है, लिक्विड अगर एसिड टेस्ट रेशियो निकालो। बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक का अगर हम्म, हमने लोन लिया वो विद इन 1 ईयर पे करना है, तो वो भी करंट लायबिलिटी में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बैंक लोन का अगर कोई पोर्शन ऐसा है जो कि आपको विद इन अ ईयर पे करना है, तो दैट इज द करंट लाइबिलिटी, दैट विल बी इंक्लूडेड इन करंट लाइबिलिटी। देन लिक्विड एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्विक रेशियो भी प्यार से बुलाते हैं, और मैंने इसका मतलब बताया था। क्विक रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर फॉरेन पेमेंट करने की जरूरत पड़ जाए, अपनी ऑब्लिगेशंस को सेटल करने की जरूरत पड़ जाए, तो बैंक के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री, बिकॉज इन्वेंट्री डज नॉट हेल्प यू इन सेटलिंग योर ऑब्लिगेशंस इन दी वेरी शॉर्ट रन। तो फॉर्मूला इसका होता है करंट एसेट्स टोटल, जो हमने ऊपर करंट रेशियो के लिए भी पर ये निकाले थे, माइनस जस्ट दी क्लोजिंग इन्वेंट्री। पहले वाले का 3.826 आ रहा है मेरे पास। अब निहाल आप भी जरा कर लो, बताओ क्या आ रहा है, 3.826 आ रहा है, 650 ये प्लस। करंट रेशियो 19,000। का? करंट सही, रेशियो का 19,800 है या 198,000? ये 19,800 है। अच्छा, फिर तो ये आ रहा है। ठीक है, तो लिक्विड एसिड टेस्ट रेशियो, जिसको हम लोग क्विक रेशियो भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला भी सिमिलर है, करंट एसेट्स जस्ट माइनस द क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो इसके अंदर हमारे पास करंट एसेट्स तो हमने ऊपर चारों को ऐड करके निकाला हुआ था, लेकिन इसमें से सिर्फ जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी ना, विच वॉज 64,800, ऊपर से आपको दोबारा दिखा देता हूँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी की थी, 64,800 की थी। तो जो भी करंट एसेट का यहाँ पे टोटल हमारा आया था, विच इज कमिंग अप टू बी एज 91,330, उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय द सेम करंट लायबिलिटी वाली अमाउंट। जो करंट लायबिलिटी थी 48,870, जो ऊपर करंट रेशियो में आ रही थी, वही करंट लायबिलिटी रहेगी, उसको नहीं चेंज करेंगे। जब हम डिवाइड कराएंगे, वी विल गेट आर क्विक रेशियो, विच इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, जो कि इस केस पे हमारे पास आ रहा है 0.60:1, जो कि हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास, बिजनेस के पास, हर $1 की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए $0.60 के करंट एसेट अवेलेबल है, एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री। और अगर तो आप इस रेशियो को देखो, तो यार करंट रेशियो आपका इतना अच्छा, क्विक रेशियो आपका इतना जो है वो डिटेरियोरेटेड। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सिंपल है कि भाई कंपनी एल, जो भी एल लिमिटेड जो है, ये बहुत ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड कर रही है, जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड कर रही है। इसने अपना बहुत सारा पैसा इन्वेंट्री के अंदर स्टक किया हुआ है, जो कि काफी और जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो इन्वेंट्री में पैसा स्टक है, ये तो आप शॉर्ट रन में अपनी ऑब्लिगेशंस को सेटल करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर अभी हम नीचे देखते हैं, तो उसने हमसे कमेंट मांगा हुआ होगा। तो this is part C. The directors have reported a 5% increase in profit for the year ended 31st August 2022 and are satisfied with the results. ठीक है, वो फिर आपसे कह रहा है, advise the directors whether or not they are correct to be satisfied. Justify our answer and support it by considering the efficiency ratios and liquidity ratio. तो भाई सबसे जो हिला देने वाली बात जो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, वो ये कर चुके हैं कि करंट रेशियो क्विक रेशियो में 1.4 टाइम्स का फर्क आ गया, विच इज वेरी हाई। आप देखो ना, पहले करंट रेशियो में आप कह रहे हो आपके पास $2 है $1 की करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए, लेकिन जस्ट आफ्टर एक्सक्लूडिंग द क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास 0.6 से बच रहा है $1 की करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए। तो एक तो ये यहाँ पे बड़ी डिस्टॉर्शन नजर आती है। फिर अगर आप ओपनिंग इन्वेंट्री देखो, तो उसने यहाँ गिवन दी हुई थी हमारे पास, किधर है ये, रीओपनिंग इन्वेंट्री 45,600 की थी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 64,800 की है। अगर ये मैं डिफरेंस निकालू ना, तो ये डिफरेंस आ रहा है कोई 19,200 का। भाई अगर तुम्हारी 19,200 से क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ी है, तो तुम लोगों को रिलेशनशिप मैंने बताया था, क्या बताया था, कि व्हेन क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीजेस, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीजेस, एंड व्हेन कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीजेस, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीजेस। तो वो जो डायरेक्ट है, वो शायद हो सकता है, समझ लो कि माशाल्लाह से यार हमारे तो 5% के प्रॉफिट बढ़े हैं, लेकिन क्या पता वो 5% के प्रॉफिट सेल्स के बढ़ने या ज्यादा अच्छा बिजनेस होने की वजह से ना बढ़े हो, बल्कि जस्ट इस वजह से बढ़े हो कि आप इन्वेंट्री ज्यादा होल्ड कर रहे हो। क्योंकि अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री के मुकाबले में ज्यादा होल्ड करोगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल तो कम ही हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है, तो आपका जो प्रॉफिट है उसने क्या होना है, उसने बढ़ना ही बढ़ना है।
तो क्या डायरेक्टर को सेटिस्फाई होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उसको चेक जरूर करना चाहिए कि भाई ये प्रॉफिट जो पड़े हैं तो कहीं ये सिर्फ एक्सेसिव होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्री की वजह से तो नहीं बढ़ रहे, या इसके पीछे बाकी हमारी सेल वगैरह की वैल्यू भी जो है वो ज्यादा है, सपोर्ट कर रही है। तो उस पे देखो एडवाइस, ये एडवाइस वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये आता ही आता है आपके पास, चाहे 1 रेशो का है 2 रेशो का है, उसके बाद एडवाइस नहीं तो एनालाइज करने का कहेगा, डिस्कस करने का कहेगा। तो इसको मैंने देखो जवाब किस तरीके से दिया। द बिजनेस हैज अ कंपैरेटिवली हाई ट्रेड, अच्छा क्योंकि उसने हमसे सारे रेशियोज का कहा है तो हम सारे रेशियोज की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे एफिशिएंसी रेशियो में, जिसमें हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर और ट्रेड पेबल टर्नओवर निकाला था। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर हमने निकाला है 31 डेज और ट्रेड पेबल टर्नओवर निकाला है 29 डेज। यानी कस्टमर को माल बेच के हमें 31 डे लग रहा है उससे पैसा रिसीव करने में, जबकि सप्लायर को मैं 29 डे के अंदर ही पैसे पे कर रहा हूँ, जो कि अच्छे अल्फाजों में कहा जाए तो हिमाकत है, और बुरे अल्फाजों में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो हिमाकत क्यों है भाई? भाई पैसा आ बाद में रहा है और तुम दे पहले रहे हो। तो ये कौन सा बिजनेस करने का तरीका हुआ कि तुम जो है वो पैसा वसूल बाद में कर रहे हो और पे ऑफ पहले कर रहे हो? तो ये एक तो सबसे पहली डिस्टॉर्शन ये आ गई कि भाई आपको रिसीव पैसे देर से हो रहे हैं, आप पे पहले कर रहे हो। दूसरी डिस्टॉर्शन हमने ये जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री को बहुत ज्यादा होल्ड कर रहे हैं उस पर देख ली। तो हमने बात स्टार्ट की, द बिजनेस हैज अ कंपैरेटिवली हाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर एज कंपेयर टू ट्रेड पेएबल टर्नओवर, क्योंकि ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। भाई ट्रेड रिसीवल से पैसा आएगा तो तभी तो सप्लायर को पैसा दूंगा, मैंने माल बेचा, माल बेच के तो पैसा आएगा, उसी से सप्लायर की पेमेंट देके अगले माल को ऑर्डर लिखवाऊंगा ना। तो द बिजनेस हैज अ कंपैरेटिवली हाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर एज कंपेयर टू ट्रेड पेएबल टर्नओवर, व्हिच सजेस्ट दैट we are paying over we are paying our supplies earlier and receiving the payment from the customers later। तो देखो बता क्या रहा हूं मैं अभी, मैं सिर्फ ना रेशियो को डिस्क्राइब कर रहा हूं कि जो मैं रेशियो ऊपर कैलकुलेट करके आया हूं वो बता क्या रहा है। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर ज्यादा है और ट्रेड पेबल टर्नओवर कम है, तो मैं बता रहा हूं कि भाई इसका मतलब ये है कि तुम ट्रेड रिसीवेबल से बाद में पैसा वसूल कर रहे हो, और इससे पहले कि तुम पैसा वसूल करो तुम अपने ट्रेड पेबल को पैसा पे कर रहे हो। इससे हो क्या सकता है? इससे हो सकता है कि तुम्हारी वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ जाए। वर्किंग कैपिटल साइकिल का क्या फॉर्मूला होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर प्लस इन्वेंट्री टर्नओवर माइनस द ट्रेड पेबल टर्नओवर। सो द शॉर्टर द ट्रेड पेबल टर्नओवर इज गोइंग टू बी, द लॉन्गर योर वर्किंग कैपिटल साइकिल वुड एंड अप। या जितना आप अपने ट्रेड रिसीवेबल को भी छूट दोगे, जितना बढ़ने उसको दोगे, उतनी ज्यादा आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ जाएगी, और जितनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल साइकिल आपकी बढ़ जाएगी उतना ज्यादा आपके बिजनेस का रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है दिस में प्रोलॉन्ग द वर्किंग कैपिटल साइकिल विच मे कॉज लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। तो देखो मैंने ना सिर्फ, तो पैटर्न रियलाइज करो किस तरीके से ये 5 मार्क का भी रेशियो को डिस्क्राइब करने का आंसर आ सकता है, एंड इनफैक्ट 7 मार्कर्स के भी आते रहेंगे। 30 मार्क वाले सवाल के अंदर 7 मार्क के 2-4 रेशियो पहले कैलकुलेट करवाए और फिर कहता है 7 मार्क के लिए एनालाइज करो। तो हाउ यू विल एनालाइज? हर रेशियो पे बात होगी। मैंने कैसे इस बात स्टार्ट की? मैंने बताया कि भाई रेशियो बता क्या रहा है, ये जो 31 दिन मैंने ऊपर निकाले हैं इसका मतलब क्या है, या 29 दिन जो मैंने निकाले हैं इसका मतलब क्या है, मतलब बताया मैंने, दोनों की डिस्टिंक्शन दी, ये मुझे मिल गया। मेरा पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया कि भाई हो क्या रहा है, रेशियो की एक्सप्लेनेशन, और कि क्या वो सही है गलत है। अब मैं बता रहा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या है, जिसपे मैंने बताया कि यह आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल को क्या कर सकता है, प्रोलॉन्ग कर सकता है। तो ये इसका मैं एक नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा हूँ। आप कुछ और भी नेगेटिव इंपैक्ट दे सकते थे। आप में भी ये भी कह सकते थे कि भाई इस तरीके से तो जो आपको बिजनेस का हो सकता है कैश फ्लो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाए। भाई अगर मैं पैसे पे जल्दी जल्दी करते जा रहा हूँ और रिसीव बाद में हो रहे हैं, तो क्वाइट पॉसिबल कि आज नहीं तो कल मुझे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है इसकी वजह से। तो कोई भी एक प्रॉब्लम बस आपने उसमें आइडेंटिफाई कर दी कि ये प्रॉब्लम है। अगर वो कोई एक बेनिफिशियल चीज है तो आप उसका पॉजिटिव साइड भी बता सकते हो, लेकिन ये कोई पॉजिटिव चीज है ही नहीं, ये तो नेगेटिव चीज है, तो इसलिए मैंने इसको कैश नेगेटिव फ्लो पॉइंट और बता दिया। वर्किंग कैपिटल में क्या फर्क है? यार सेम सेम सेम, वर्किंग कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट लाइक कैश फ्लो। कैश फ्लो को मेजर करने का तरीका ही सबसे जो ज्यादा बिजनेसेस यूज करते हैं, दैट इज थ्रू वर्किंग कैपिटल, कि भाई हमारा पैसा शॉर्ट रन के अंदर हमें डे टू डे खर्चा चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए। देन करंट रेशियो इज इक्विवेलेंट टू द आइडियल रेशियो। अच्छा करंट रेशियो जो हमने निकाला है वो कितना निकाला था, 2.08:1। और जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई करंट रेशियो अगर 1.5 से लेकर 2 तक आ रहा है तो वो आइडियल रेशियो के हिसाब से चल रहा है, यानी कि बिजनेस के लिए आइडियल सिचुएशन यही होती है कि करंट रेशियो 1.5 से 2 के दरमियान में आए। तो करंट रेशियो इज इक्विवेलेंट टू द आइडियल रेशियो। हाउएवर द गैप बिटवीन, सबसे अलार्मिंग क्या चीज थी कि बहुत बड़ा गैप है बिटवीन द करंट रेशियो एंड द क्विक रेशियो इज वेरी सिग्निफिकेंट। और उसका रीजन क्या है? हमेशा उसका एक ही रीजन होगा, आप इन्वेंट्री ज्यादा होल्ड कर रहे होगे, और वही रीजन था विच इज ड्यू टू द बिजनेस होल्डिंग हाई लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री विच शोज दैट एक्सेसिव रिसोर्सेज आर कैप्ड
in the form of inventory which could be utilized elsewhere. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात कल भी जब मैं रेशो पढ़ा भी रहा था तब भी मैंने बताई थी, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि एग्जाम के अंदर रिपीटेडली आती भी है कि करंट और क्विक रेशो कहेगा और गैप होगा और आपसे वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप इस गैप के ऊपर कमेंट करो, और इस गैप के ऊपर एक ही कमेंट बनता है कि भाई आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा बढ़ा के रखी हुई है, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारे रिसोर्सेज उधर स्टक हुआ है, इसको आप कहीं पे भी और इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट्स को और अपने एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। सो डायरेक्टर शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद द बिजनेस परफॉर्मेंस। यहाँ पे मैंने एंड में कमेंट लिख दिया। मैं और भी अगर एक बच्चा ये वाली बात जो मैंने शुरू में की थी ना कि हो सकता है आपका तो जनाब ये 5% का प्रॉफिट जो बढ़ा है ये भी क्लोजिंग इन्वेंट्री को ज्यादा स्टोर करने की वजह से बढ़ाओ, ये भी कर सकता था, लेकिन मेरी बातें हो गई 5 मार्क के लिए और मेरी जगह भी कंप्लीट हो गई, तो दैट इज फाइन इनफ। देन पार्ट डी में कहते हैं स्टेट टू लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग रेशियोज टू कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ टू बिजनेसेस। लिमिटेशन ये कल भी थोड़ी सी बात इस पे की थी कि भाई लाइक विद लाइक बिजनेस का कंपैरिजन होगा। इम्तियाज सुपरमार्केट का कंपैरिजन जो उसके रेशियोज हैं मेट्रो सुपरमार्केट के रेशियोज से कंपेयर करा सकते हो, लेकिन इम्तियाज सुपरमार्केट के रेशियोज को तुम किसी लेट से जो कपड़ों का बिजनेस करने वाला कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई अगर लेट से किसी का स्यूइंग प्लांट है, वो कपड़े सीते की फैक्ट्री लगी हुई है, या डाइंग प्लांट है, कपड़े जो वो रंग करने वाले जो फैक्ट्री लगी हुई है, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। दे हैव इंटायरली डिफरेंट बिजनेस साइकिल, दे हैव इंटायरली डिफरेंट कस्टमर बिहेवियर, मतलब सारी चीजें डिफरेंट है। तो इवन इफ यू एंड अप कंपेयरिंग यू वोंट बी एबल टू मेक एनी रेलिवेंट कंपैरिजन। तो हम ये कहेंगे कि भाई रेशियो एनालिसिस कैन ओनली बी डन विद सिमिलर बिजनेसेस। ठीक है, सिमिलर बिजनेसेस के रेशियो को आप कंपेयर करा सकते हो, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के रेशियो को आप आपसी में कंपेयर नहीं करा सकते। और फिर रेशियोज जो है वो आपको अब देखो ना, आपका लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार प्रॉफिट जो है ना वो बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5% से प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान में अगर आपका 5% से प्रॉफिट बढ़ भी रहा है तो कोई ऐसा कमाल थोड़ी है भाई, इन्फ्लेशन ही 10-12% तो इन्फ्लेशन है, 15% इन्फ्लेशन है। तो आप 15% अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से भी चल रहे हो तो आपने अपनी 15% से सेलिंग प्राइस बढ़ानी है। तो इट डजेंट टेल यू कि भाई हो सकता है आपका मतलब जो प्रॉफिट है कि वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, आपने रेशियो में तो दिखा दिया मेरा मार्कअप बढ़ रहा है या मार्जिन बढ़ रहा है या लेट से प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन बढ़ रहा है, जो भी आपने दिखा दिया, लेकिन क्या पता उसके पीछे जो बैक डे के इम्पैक्ट तो वो ये हो कि भाई आपने दिखा दिया मेरी सेल्स जो है 1.5 टाइम से बढ़ी है, क्या पता आपकी सेल्स सिर्फ इसीलिए बढ़ी हो क्योंकि आपने कुछ सेलिंग प्राइसेस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ानी पड़ गई हो और आपकी प्रॉफिट पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया हो। तो ये भी एक रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन है कि इट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, और ना ही ये सीजनल फ्लक्चुएशन को कंसीडर करता है। अब जैसे मैं अभी मार्च का महीना गुजरेगा, अब मार्च के महीने में पाकिस्तान में आप कोई भी बिजनेस उठाओ सारे के सारे बूम कर रहे होते हैं, कोई भी बिजनेस आप उठा लो, क्योंकि रमजान चल रहा होता है, ईद आने वाली होती है, हर कारोबारी की जो है वो सॉर्ट ऑफ उसके पास काम होता है, बिजनेस होता है, चाहे वो कपड़ों का हो या खाने पीने का हो या कोई भी बिजनेस, मेजोरिटी ऑफ द बिजनेसेस जो है वो बूम कर रहे होते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो शायद बंद पड़ जाते होंगे, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये है कि ज्यादातर बिजनेसेस हम कहते हैं कि बूम कर रहे होंगे। तो अब ये तो फ्लक्चुएशन है, दिस इज नॉट कंपेरेबल। अब मैं बोलूं कि अरे यार वाह एक महीने में मेरे बिजनेस इतना कर लिया, मैं पिछले महीने से उसको कंपेयर कराने लग जाऊं, दैट वुड नॉट बी समथिंग सेंसिबल टू डू। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है और रेशियो फ्लक्चुएशंस को भी कंसीडर नहीं करता है। सो दीज आर सम लिमिटेशन, उसने 2 मांगी थी, मैंने 3 लिख दी हैं, तो आप भी इनको अपने पास मेंशन कर लें।